Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I have brought sample paper of BVM exam for junior level. If you belong to senior level, I have already uploaded the senior level sample paper, so you can watch it. Okay. Now it will be exclusive discussion. ये जो जूनियर लेवल का काफ़ी इजी लेवल का बोल सकते हैं। और एक और चीज़ आप ये देख सकते हैं कि 2016 का है। 2016 का मतलब क्या है कि उसमें चूंकि ऑफलाइन एग्जाम हुए थे, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस उसमें अलग अलग थे। अभी पिछले कोरोना टाइम से ये एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट हो रहा है, तो इस समय का जो इंस्ट्रक्शन अलग है। ठीक है, तो एग्जाम से पहले जो आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा उसके हिसाब से आप काम कीजिए। दूसरी बात ये कि ये जो है ये लेवल के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 100 क्वेश्चन है, लेकिन अभी जो एग्जाम होता है उसमें अलग अलग लेवल वाइज होता है। पहले में 20 क्वेश्चन, फिर 30 होते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से इस सैंपल पेपर का यही मतलब है कि आपका अपना लेवल पता चले, किस लेवल के हिसाब से क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसे ये नहीं होगा कि हाँ जैसे इसमें अगर मानते हैं 60 क्वेश्चन का साइंस का तो उसमें भी 60 ही आएंगे, इस तरह ये जरूरी नहीं है। लेकिन ये जो क्वेश्चन का लेवल है वो सेम रहता है। 2016 में जो लेवल था वही लेवल अभी का है, बस स्टडी मटेरियल में कोई चेंज होता है तो वो तो है ही। जैसे कि पिछली बार आचार्य पीसी राय यानी प्रफुल्ल चंद्र राय का स्टडी मटेरियल पढ़ना था, उनका बायोग्राफी पढ़ना था। लेकिन इस बार क्या, इस बार सीवी रमन का पढ़ना। तो यही छोटे बड़े प्रॉब्लम होते रहते हैं हमेशा। तो उम्मीद है कि आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो आप ये सभी जनरल इंस्ट्रक्शन जानते होंगे। ठीक है, कि OMR रो कैसे रंगना है, कोई कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, तो ये सब पहले ही बताया जा चुका है। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। इसे देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, सर्कुलर मोशन इज। सर्कुलर मोशन क्या है? ऑप्शन ए पीरियोडिक मोशन, ऑप्शन बी ऑक्सिलेटरी मोशन, ऑप्शन सी लीनियर मोशन और ऑप्शन डी नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। तो क्या आपका क्या आंसर है? आप ये मैंने पढ़ के बता दिया। आप जानते हैं कि सर्कुलर मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन होता है, तो ऑप्शन ए होगा। अगला है स्विच इज यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू मेक एंड ब्रेक सर्किट, कंट्रोल द करंट इन द सर्किट, कूल डाउन द सर्किट, टू हीट द सर्किट। एक स्विच का यूज इलेक्ट्रिक सर्किट में क्यों किया जाता है? तो आप जानते हैं ये क्लास 6 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्लास 6 फिर 7 ये दोनों का साइंस का बुक पढ़े होंगे अच्छे से, तो अब पता होगा कि स्विच का यूज क्यों किया जाता है। मेक एंड ब्रेक द सर्किट, सर्किट बनाने के लिए या तोड़ने के लिए। सर्किट यानी क्या होता है? कंट्रोल द करंट इन द सर्किट, ये भी है। तो आपको इसमें बेस्ट आंसर चूज करना है। ठीक है, तो कंट्रोल द सर्किट, कंट्रोल द करंट इन द सर्किट, ये भी ये सही आंसर। मतलब कि जिसमें करंट जा रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए, कि कब जाए कब ना जाए। असल में इसका अगर कोई तीसरा ऑप्शन अगर दिया जाए तो तीसरा आंसर ये होगा टू, इसका काम क्या होता है स्विच का आप काम पढ़ेंगे तो ये होगा कि सर्किट को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, सर्किट यानी कि जिसमें करंट फ्लो हो रहा है तो फ्लो हो या फ्लो ना हो। ठीक है, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, ये आपने पढ़ा होगा। तो उसके हिसाब से तो ऑप्शन ए और बी जो है लगभग दोनों सेम में ही होता है। परफेक्ट की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए होगा, मेक एंड ब्रेक द सर्किट। ठीक है, अगला है सी और इमेज ऑन पॉलिश्ड ग्लोसी सरफेस बिकॉज ऑफ। हम अपने इमेज क्यों देख पाते हैं? कोई पॉलिश्ड सरफेस है उसमें, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन या रेडिएशन ऑफ लाइट। तो आप सब जानते हो कि इमेज कैसे बनता है? जब कोई चीज, जब कोई सरफेस से लाइट जाकर
वहां से रिफ्लेक्ट होता है तब हम किसी इमेज को देख पाते हैं। सही है। अगला क्या है? टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 1.5 सेकेंड। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कंप्लीट 9 ऑक्सीलरेशन? ये आप बताइएगा। ये भी क्लास 7 का है, पेंडुलम वाला चैप्टर का। ये कैलकुलेट करके बताना आपको कि कितना आएगा। ठीक है। अगला देखिए, ये काफी इजी है, पूरा मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि काफी इजी है। आप अगर एनसीईआरटी भी 6 मिनट का अच्छे से पढ़े होंगे तो आप सभी क्वेश्चन कर पाएंगे। A car travels for 15 minutes with the speed of 40 km per hour, then for 10 minutes with 60 km per hour. Total distance traveled by the car is। तो आप निकालेंगे टोटल क्या होगा। तो पहले आपको क्या निकालना है कि पहला में क्या दिया है, स्पीड दिया और टाइम दिया है, तो आप डिस्टेंस निकाल लेंगे। अगला में भी स्पीड दिया है, टाइम दिया, तो आप डिस्टेंस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पे 15 मिनट में दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, घंटा में चेंज कर देंगे और उसके हिसाब से चेंज कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन जो हमें दिया वो किलोमीटर में देना है, तो हम ऑप्शन के हिसाब से भी चलना है। अगर मीटर में दिया होता तो हम झट से जो स्पीड है उसको भी चेंज कर देते मीटर पर सेकेंड में। ठीक है। एन इमेज दैट कैन बी ऑब्जर्व ऑन स्क्रीन। कोई इमेज जो कि इसको हम स्क्रीन पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको वो कौन सा इमेज होता है? तो काफी इजी, ये क्लास 7 का क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में ही इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है। अ सेल कन्वर्ट, एक सेल क्या कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल, या केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक टू इलेक्ट्रिकल, या इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। तो काफी इजी क्वेश्चन है। अगला, टू एन एस्ट्रोनॉट द आउटर स्पेस अपीयर्स। अच्छा, एक और चीज, क्योंकि मैं सभी क्वेश्चन को पूरा क्वेश्चन नहीं बता पा रहा हूँ, इसलिए जिसमें भी आपका डाउट हो तो आप मैं कमेंट में लिखिएगा, उसका आंसर मैं बता दूंगा। ठीक है। क्वेश्चन 9 है, इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन एन आइस बिकॉज फ्रिक्शन इज हाई, फ्रिक्शन इज लो, प्रेशर इज हाई, प्रेशर इज लो। तो हम आइस पे नहीं चल पाते हैं, क्योंकि इसका क्या कारण है बताइए, क्यों नहीं चल पाते? बताइए पहले, आइस पे छोड़िए, पहले हम जमीन पे क्यों चल पाते हैं? फ्रिक्शन इज हाई। अगर ज्यादा फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा? हमारा पैर उठेगा नहीं, पैर आगे नहीं जाएगा, मतलब हम जहाँ रहेंगे वहीं पे रहेंगे। ठीक है। फ्रिक्शन इज लो। अगर फ्रिक्शन लो नहीं होगा तो हम हमेशा इधर उधर चलते ही रहेंगे। ठीक है। तो इसके हिसाब से आप अपना दिमाग लगाकर आंसर निकालिएगा। आप कोशिश कीजिएगा एक बार पूरा, चूंकि 100 क्वेश्चन है तो पूरा निकाल कर उसको लिखें, और जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। चूंकि अब देखिए ये सैंपल क्वेश्चन है, इसलिए मैं सबका आंसर नहीं बता रहा हूँ। सैंपल क्वेश्चन का यही मतलब होता है कि आप खुद से प्रैक्टिस करें मॉडल पेपर का। ठीक है, कि आपने कितना पढ़ा है, कितना आप जानते हैं, इसलिए। ठीक है। साउंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज इनऑडिबल। कौन सा इनऑडिबल है? तो पहला आप ये जानते होंगे कि ऑडिबल कितना के बीच होता है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो होता है उसको ऑडिबल कहा जाता है। तो उसके हिसाब से आप लगा लीजिएगा। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय, किसके कारण एसिड रेन होता है? ठीक है। अगला क्या है, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट। वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम कब होगा, घनत्व ज्यादा कब होगा? 0 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री, 4 डिग्री, 1 डिग्री। तो आप जानते हैं कि वाटर का डेंसिटी मतलब क्या होता है? घनत्व, घनापन, मतलब एक दूसरे से मतलब उसका जो है एरिया सबसे जितना कम होगा उतना ही उसका डेंसिटी ज्यादा हो, क्योंकि आपस में क्या होगा, कंपैक्ट होगा। तो ये 0 डिग्री पे तो पानी बर्फ में होता है, हाँ? फिर 2 डिग्री, 1 डिग्री, 4 डिग्री। आप दिमाग लगाइए। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलवाय। कौन सा इसमें एलवाय है? तो एलवाय का मतलब होता है मिश्र धातु।
ठीक है। जब दो एलिमेंट को, ठीक है, दो एलिमेंट को एक जगह मिला देते हैं तो एलवाई कहा जाता है। तो ये क्लास 8 का क्वेश्चन है। A saturated solution can become unsaturated by, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन के पहले बता दें क्या होता है। देखिए, जब हम कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं, कोई भी सॉल्यूशन जब हम बनाते हैं तो कौन सा सॉल्यूशन सैचुरेटेड होगा, कौन सा नहीं अनसैचुरेटेड होगा, ये डिपेंड करता है कि उसका घोल उसमें कितना अमाउंट हम डालें। ठीक है, मतलब कि ये जैसे मानते हैं कोई पानी ले लेते हैं, ठीक है, एक गिलास मैंने पानी लिया और एक गिलास पानी लेकर उसमें क्या कर रहे हैं कि कुछ जो है हम चम्मच से उसमें नमक डालते जा रहे हैं, नमक या फिर चीनी डालते जा रहे हैं, तो सभी उसमें घुलने लगेगा, सभी घुल रहा है, फिर डाल रहे हैं, फिर उसको मिला दे रहे हैं, स्टर कर दे रहे हैं, फिर डाल रहे हैं, सब उसको क्या हो जा रहा है, उसमें डिजॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, तो ये एक निश्चित समय तक ऐसा आएगा कि ये डिजॉल्व होता जाएगा, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा कि ये डिजॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो जब उसमें और सोल्यूट, देखिए अब इसका भी नाम होता है, एक होता है सोल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्वेंट जो यानी जो पानी हम लिए वो सॉल्वेंट है, सोल्यूट जो कम अमाउंट में हम लेते हैं यानी कि जो शुगर हो गया या फिर साल्ट हो गया वो सोल्यूट होता है। तो जब और अधिक सोल्यूट उसमें न डाला जा सके, ठीक है, जब और अधिक सोल्यूट उसमें घुल ना पाए तो होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन कैसा हो गया, हमारा सैचुरेटेड हो गया, अब उसमें और हम कुछ डिसॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एग्जांपल याद रखना। तो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड कब बन जाता है ये अब आपको बताना है। ठीक है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, देखिए सैचुरेटेड तो वो हो गया कि जिसमें हम और कुछ डिसॉल्व न कर पाए, और अनसैचुरेटेड मतलब क्या होगा कि जिसमें हम और सोल्यूट डिसॉल्व कर पाए। ठीक है, तो आप इसके हिसाब से तो आप आंसर अप्लाई ही सकते हैं, मैंने इतना ही हिंट दे दिया है। ठीक है, तो कूल कर देंगे तो क्या होगा, कूलिंग, हीटिंग, एडिंग मोर सोल्यूट कैन नॉट बी मेड अनसैचुरेटेड। तो क्या उसमें उसको कूलिंग करेंगे, क्या उसको हीट करेंगे, क्या उसमें और सोल्यूट डालेंगे, या फिर उसको अनसैचुरेटेड बनाया ही नहीं जा सकता। ठीक है, तो आपको बस दिमाग लगाना, मैंने दोनों कॉन्सेप्ट समझा दिया है कि सैचुरेटेड क्या होता है और अनसैचुरेटेड क्या होता है। अब आप अपने माइंड से इसको निकालिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। Aquatic animals like fish excrete their waste in gaseous form as, तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको फैक्ट्स अगर याद होगा क्लास 7th में है, क्लास 7th के एनसीईआरटी में, जो एक्वाटिक फिश है ये सब जो करते हैं उसका होता है अमोनिया। ठीक है, जो लिक्विड सेमी लिक्विड फॉर्म में जो आता है फिश का एक्सक्रीशन वो होता है अमोनिया। ऑप्शन बी सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिड बेस इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर कौन सा है, तो किससे एसिड बेस क्या होता है, ये क्लास 7th में है, चैप्टर 5 साइंस, कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। तो जो हमें खट्टा लगता है, ठीक है, वो क्या होता है, एसिडिक होता है। तो जो हमें कड़वा लगता है और साबुन की तरह सोपी लगता है छूने पे, वो बेस होता है। ठीक है, और इसका इंडिकेटर आप लिटमस पेपर भी जानते होंगे कि एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड बदल देता है। ठीक है, और बेस जो है रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बदल देता है। तो इनमें से कौन सा पूछ रहा है कि इंडिकेटर एसिड बेस इंडिकेटर है, क्या विनेगर है, लाइम वाटर, टर्मरिक या बेकिंग सोडा, कौन सा इसमें। तो देखिए इसमें जो है विनेगर, ये एसिड है, ये एसिड है, तो ये एसिड बेस को टेस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन बी है लाइम वाटर यानी चूना वाला पानी। तो चूना वाला पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, ये बेस है। देखिए ऑप्शन डी जो है वो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा यानी कि ये भी बेस है।
ठीक है। NaCO3 ये भी क्या है, एक बेस है। बचा ऑप्शन नंबर सी टर्मरिक। तो टर्मरिक में अगर आप बेस डालते हैं तो वो लाल हो जाता है। अब देखिएगा कि जब चूना को, ठीक है, जब चूना को हल्दी में डाला जाता है तो रेड हो जाता है। आप नहीं आप देखेंगे तो आप एक बार ट्राई कीजिएगा। तो जब हल्दी में, इसका मतलब क्या है, अब देखिए चूना क्या है, बेसिक है, चूना बेसिक है और हल्दी यानी कि टर्मरिक हमारे पास है। तो टर्मरिक जो है एक इंडिकेटर का काम करता है। तो जब हमने चूना को उसमें डाला, जो हमने चूना को टर्मरिक में डाला तो क्या हो गया, रेड। इसका मतलब कि जब हम बेस, जब टर्मरिक में हम बेस डालते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। तो इससे हमें एसिड बेस का पता लग जाता है। तो ये क्या हो गया, एसिड बेस इंडिकेटर हो गया। बैक्टीरिया इन योर माउथ प्रोड्यूस एसिड, सो यू शुड यूज टूथपेस्ट दैट इज, देखिए बैक्टीरिया इन योर माउथ प्रोड्यूस एसिड। हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, एसिड प्रोड्यूस करता है। ये क्लास 7 का क्वेश्चन है। तो देख अभी अधिकतर इसमें क्लास, चूंकि ये 6, 7, 8 ये तीनों का है, तो अभी तक जितने क्वेश्चन आए हैं वो 7 के ही हैं, 1, 2, 8 क्लास के थे। तो क्या करा क्वेश्चन में, विच ऑफ सो यू शुड यूज टूथपेस्ट दैट इज, बैक्टीरिया जो है हमारे मुंह में क्या करता है, एसिड बहुत सारा रिलीज करता है। अब वो कैसे करता है तो वो क्लास 7 में आपको पढ़ना ही है साइंस में, ठीक है। तो इतना बताने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, फिर भी आपको बता देता हूँ कि जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, खाते हमने भोजन किया, भोजन करके जब हम थोड़ी देर तक खुला नहीं करते हैं तो अंदर जो होता है उसमें जो खाना होता है उससे बहुत सारे बैक्टीरिया जो है आ जाते हैं। और वो बैक्टीरिया क्या करता है, चूँकि ग्लूकोज उसमें होता है, खाना में होता है, लार होता है, वो सबसे मिलकर शुगर जो होता है उसमें शुगर को एसिड में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि दांत जो है खराब होने लगता है। तो जब दांत में बैक्टीरिया के कारण एसिड प्रोड्यूस हो रहा है तो हमें क्या चाहिए, आपने पढ़ा होगा न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस पढ़ा होगा। तो न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है कि हम एसिड और बेस दोनों को मिला देते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है। तो एसिड बेस मिला पर न्यूट्रलाइज हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि हमारे मुंह में जब एसिड है तो हम क्या, कौन सा पेस्ट यूज करेंगे जिसमें क्या हो, बेसिक हो, ठीक है। तो कौन सा क्या यूज करेंगे हम, बेसिक। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्या है, पोर्टेबल वाटर इज द वाटर विच इज, अच्छा पोर्टेबल वाटर क्या होता है, ये क्लास 6 का क्वेश्चन है, ठीक है। पोर्टेबल वाटर क्या होता है, पोर्टेबल का मतलब देखिए इंग्लिश वर्ड का कुछ का हिंदी पता होना चाहिए, उसका मतलब पता होना चाहिए। पोर्टेबल का मतलब होता है जिस पानी को हम पी सकते हैं, ठीक है, पेयजल जो होता है उसको पोर्टेबल वाटर कहा जाता है। तो इसी हिसाब से आप ऑप्शन लगाइए, ऑब्टेन फ्रॉम अ रिवर, यानी ऐसा जो रिवर के द्वारा प्राप्त किया गया हो, यानी जो रिवर से लाया गया पानी उसको पोर्टेबल कहते हैं। ऑप्शन बी ऑब्टेन फ्रॉम लेक, जो लेक से आया हो। ऑप्शन सी सेफ एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग, तो ये सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो हमारे लिए पीने के लिए फिट हो, सेफ हो, उसको पोर्टेबल वाटर कहते हैं, ठीक है, हिंदी में उसको पेयजल कहते हैं। टेट्राथिल लीड इज यूज्ड एज, ठीक है, टेट्राथिल लीड का यूज कहाँ किया जाता है। तो सारे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आप भी ऑप्शन में दीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो मैं तो बताऊंगा ही। The absorption of ink by a tissue paper involves, एक टिश्यू पेपर जो है वो इंक को एब्जॉर्ब करता है, इसमें कौन क्या होता है, तो आप उसको बनाइएगा, विस्कोसिटी, कैपिलरी एक्शन, डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये डिफ्यूजन ऑस्मोसिस का, पहले आप इसको बनाकर ट्राई कीजिए और लास्ट में तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए। बोला क्या, वेंडर बॉट टॉफी एट 6 for a rupee, हाउ मेनी
for a rupee must he sell to gain 20% प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट लॉस को करने के मैथ का क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप इसको सॉल्व कीजिए। और मैं चाह रहा हूँ कि इसमें बस आपको दिखा दूँ कि क्या क्या मॉडल पेपर है, पूरा पेपर क्या है, और अगली बार जब आप डिमांड करेंगे तो मैंने इसका सॉल्यूशन भी बता दूंगा, ठीक है। 2 numbers are in the ratio 15:11 and the HCF is 13. What is find the numbers? मतलब क्या है कि दो जो संख्या है उसका क्या है, रेशियो दिया गया है और उसका HCF दिया गया है, तो आपको क्या निकालना है, वो नंबर निकालना कि वो कौन सा नंबर होगा। तो ये भी काफी क्लास 6 का क्वेश्चन है। Abscissa of a point is positive in, अच्छा ये abscissa ये अगर पहले पढ़ाया था तो, नहीं तो ये 9th में आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। ये तो थोड़ा बहुत 7th क्लास में भी इसका झलक देखने को मिल सकता है, जो कि 2016 के उस समय सिलेबस कुछ अलग रहा होगा, ठीक है। अभी इधर नहीं है 7th क्लास में, तो ये क्लास 9th में है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि इस पे आपको ध्यान नहीं देना, अगर आप कुछ क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो आपको वो एलिमिनेट करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्लास 9th का है, तो इसमें लगभग आपको क्वाड्रेंट पढ़ना है, इसमें किसमें पॉजिटिव किसमें नेगेटिव होता है। एब्सेसा ऑफ पॉइंट इज पॉजिटिव इन, किसमें पॉजिटिव होता है, तो एब्सेसा क्या होता है आप देखिए, ग्राफ पेपर तो आप जानते ही होंगे ग्राफ पेपर क्या होता है, तो उसमें होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। तो एक्स एक्सिस में पॉजिटिव होता है, वाई का निगेटिव होता है, एक्स का भी निगेटिव होता है, वाई का भी निगेटिव होता है, और 4 जो पार्ट बनता है, ये छोड़िए, ये टॉपिक ही अलग का है, यहाँ पे आपको उतना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मेरे पास कभी लिखने के लिए भी बोर्ड वगैरह नहीं है, इसलिए मैं उतना अच्छा से नहीं समझा पाऊंगा, ठीक है। अभी आपको ये समझना भी नहीं है, ये 9th क्लास का है अभी। एट व्हाट रेट percentage per annum will the simple interest on a sum of RS money be 2/5 of the amount in 10 years? कितने परसेंट रेट से, तो ये बहुत ही एक छोटा सा ट्रिक आता है इसमें, ठीक है। तो आपको ट्रिक से भी आप जा सकते हैं या फिर कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। इसका छोटा सा फॉर्मूला होता है n-1 बाई, देखिए अगर आपको रेट निकालना हो, रेट निकालना हो तो क्या निकालेंगे, नीचे टाइम, तो n-1 बाई t इंटू 100 होता है, उस पर आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। अगला क्या है, क्वेश्चन 25, परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल्स आर 12 and 16. What is the area of the semicircle drawn with the hypotenuse as the diameter? तो ये क्वेश्चन पेपर में बनाने वाला है, यहाँ पे चूंकि नहीं है कि मैं बता पाऊँ, तो आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं बने तो आप कमेंट कीजिएगा, हम बताएंगे। 800 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग विद स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस द टनल इन 1 मिनट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टनल, टनल की लंबाई। तो ये भी ये क्लास 6 के अंदर ही आता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जब एग्जाम देते हैं, नवोदय, सैनिक, सिमुलतल आदि का, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगला 27, the least number of complete years in which a sum of money put out at 20% compound interest will be more than double is, ये क्लास 7th का क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा फॉर्मूला वगैरह उसके हिसाब से, और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो भी आता है उसमें अक्सर 2 से 3 फार्मूला लगता है एक साथ। अगला, सम ऑफ सेकेंड इवन फोर्थ ऑड एंड फर्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 100। सॉरी, आफ्टर 100 इज, तो 100 के बाद में आपको सेकेंड इवन यानी कि उसके बाद में कौन सा दूसरा जो इवन नंबर आता है, चौथा ऑड नंबर आता है, और पहला जो परफेक्ट स्क्वायर आता है उसका सम कितना है, तो आप निकाल सकते हैं ना कि 100 के बाद में दूसरा कौन सा ऑड नंबर होगा, कौन सा इवन नंबर होगा, और कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो सबको निकाल के आपको जोड़ देना है। एवरेज ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 100 and 120,
तो 100 और 120 के बीच में जो भी प्राइम नंबर है उसको लिख देना है, उसका एवरेज निकाल देना। काफी सिंपल क्वेश्चन है। अगला, देयर आर 50 balls in a container, their average weight is 2 Newton. If the weight of the container be included, the average increases 0.05 n, so the weight of the container is, कंटेनर का वेट कितना होगा। तो आप इसमें प्लस माइनस करके उसके फोर्स को निकाल सकते हो कि कंटेनर का फोर्स कितना है और दोनों मिलाकर फोर्स कितना है, फोर्स में से कितना माइनस होगा कि उसका वेट निकलेगा। ठीक है। अगला, डैश वाज वन ऑफ इंडियाज मेजर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री स्टील, ब्रिटिश डिसमेंटल द फॉर्मली बैंड इट। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन आ गया है। ये क्वेश्चन हमने पढ़ा है, हमने एमसीक्यू में भी पढ़ा है कि ब्रिटिश ने किस चीज को डिसमेंटल कर दिया था। तो शिप बिल्डिंग उसमें का जो काम चल रहा था, भारत में बहुत अच्छे अच्छे तरीके से शिप बिल्डिंग बनाया जाता है, बहुत ही मजबूत, ठीक है, जंग रोधी लोहे के साथ, ठीक है। लेकिन तो ये उस समय तक चला जब तक कि ब्रिटिश को डिसमेंटल, इसको समाप्त न कर दिया, उसमें बैन लगा दिया कि अब यहाँ पे नहीं बनेगा कोई शिप बिल्डिंग। ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये तो बहुत ही इजी है, अगर आपने पढ़ा है तो देखिए कि एमसीक्यू में भी है और मैंने पढ़ाया भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ, यहाँ से जो है वो स्टडी मटेरियल का आ गया है जो भी दिया गया है, और वो है इंडियन कंट्रीब्यूशन टू साइंस, भारत का विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान है, उस टॉपिक से क्वेश्चन अब आ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम, इनमें से। तो ये अब देखिए, ये आपके लिए क्वेश्चन रन होते हैं, ठीक है, इससे आपका रिवीजन भी होगा। अगला, इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट बिल्ट बाय इसरो इन 1975 वाज। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन कि इसरो ने पहली बार क्या किया 1975 में जो लॉन्च किया सैटेलाइट पहला वाला, उसका नाम क्या था। बहुत ही सिंपल है, मैं आंसर नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे हमने पढ़े भी नहीं है अभी तक, इंटेलसैट, एडुसैट, इनसैट, हमने आर्यभट्ट के बारे में पढ़ा है, तो आर्यभट्ट आंसर। इंडिया इज द ओनली थर्ड वर्ल्ड कंट्री टू डेवलप इट्स ओन। अगर सेम क्वेश्चन है जो हमने पढ़ा, इंडिया जो है तीसरा, विश्व की तीसरा सबसे बड़ा देश है, तो क्या करने के लिए, वेदर मॉनिटरिंग के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, स्पाइंग के लिए या रिमोट सेंसिंग। तो रिमोट सेंसिंग के लिए ये तीसरा नंबर पे आता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। In last 10 years, which industry in India has grown at an average annual rate of 30%? कौन सा है? भी मैंने पढ़ा है बहुत अच्छे से, अगर आपको नहीं याद है तो एक दो बार वीडियो रिवाइज कीजिए, इसको देखिए, इसमें बहुत ही क्वेश्चन आते हैं अच्छे खासे, ठीक है। तो पिछले 10 साल में कौन सा ऐसा भारत का कौन सा ऐसा सेगमेंट है, ठीक है, कौन सा ऐसा इंडस्ट्री है जो 30% एनुअल रेट के दर से विकास कर रहा है। तो ऑटोमोबाइल, आईटी, ई कॉमर्स या ज्वेलरी। तो बाकी के बारे में हमने पढ़ा भी नहीं है अभी तक, वो आईटी, ठीक है, आईटी इंडस्ट्री जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, ठीक है। अगला है दक्षिण गंगोत्री इज इन, कहाँ पे है, तो ये अंटार्कटिका में सीधे देख रहा। अगला है 37, द इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट प्रूव्ड इन 1897 द लॉन्ग सस्पेक्टेड लिंक बिटवीन मॉस्किटोज एंड मलेरिया। तो ये अभी तक हमें नहीं किया है, क्योंकि ये हम क्या है अभी तक चैप्टर 1 में ही, हम 2 में अभी तक प्रवेश नहीं किए, चैप्टर 3 में आगे चल के आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा के अंतर्गत ये सब आता है, तो ये क्वेश्चन अभी तक हम नहीं किए हैं। इंडिया साइंटिस्ट टू रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर स्कैटरिंग इफेक्ट ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो ये मैं पढ़ा चुका हूँ, अभी अपलोड नहीं किया ये रमन इफेक्ट के बारे में, ठीक है, उसका वीडियो भी बन रहा है। तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सनलाइट के लिए तो सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन के स्टडी मटेरियल हम पढ़ रहे हैं, तो उन्हीं को नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में 1930 में।
अगला 39, डॉक्टर हरगोविंद खुराना was awarded Nobel Prize for studying scattering effect of light, study of stellar evolution, interpretation of genetic code या फिजिक्स के बारे में। तो ये भी अभी तक हम नहीं पढ़े हैं हरगोविंद खुराना के बारे में, ठीक है, तो इसको करना भी सही नहीं है। अगला है क्रैकिंग द कॉम्प्लेक्स फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स फेड एन इंडियन साइंटिस्ट नोबेल प्राइज हु वाज ही। ये भी नहीं पढ़े हैं। नेम द इंडियन रिगार्डेड द फादर ऑफ सर्जरी। तो फादर ऑफ सर्जरी ये सुश्रुत है। मैंने पिछले एक वीडियो में गलती से मैंने युवक लगा दिया था, तो लोग बार बार कमेंट कर रहे थे कि सुश्रुत है, युवक नहीं है, युवक नहीं है। तो ये बाय मिस्टेक था, मैंने ऑप्शन मेरे हिसाब से सही डाला था, लेकिन वो गलत डला गया था, ठीक है, बी का सी हो गया था। Which ancient Indian scholar calculated most accurately, that is with a difference of only 3.5 minutes, the time required Earth orbit sun? ये सभी अभी पढ़ना में बाकी है, इसीलिए अभी इसको छोड़ते हैं। फेमस सत्येंद्र नाथ बोस एंड मेघनाथ साहा स्टूडेंट ऑफ दिस। ये किसके स्टूडेंट थे, ये सभी हम अभी पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो बस आप देख लीजिए, इसके बाद में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा है जो पढ़ा हुआ है। तो बहुत जल्द हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में ये मॉडल पूरा आप बनाइएगा एक बार, फिर इसमें कोई डाउट हुआ तो आप कमेंट कीजिएगा, बताएंगे जरूर, ठीक है। तो क्वेश्चन बस देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, कोशिश करेंगे पीडीएफ प्रोवाइड करने की। देख लीजिए, और ये 2016 के हिसाब से है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको नहीं आएगा। ये अलग अलग चीज़, न्यूक्लियर फिजिक्स, बहुत सारी चीज़ें, और जो जूनियर लेवल के लिए लगभग 12 चैप्टर है, तो हमें करना है अभी तक। टेक्निक, टेस्टिव फर्टिलाइजेशन, ये सब आगे दिया है। ये काफ़ी, अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे ना, पढ़ने के बाद में एक बार रिवाइज कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा, ठीक है। जो होगा आपको लॉजिकल रीजनिंग वगैरह का, उसमें बस आपको दिमाग लगाना है। अभी समय नहीं मिला है कि मैं उस पर वीडियो बना पाऊँ, तो आप समझ सकते हैं, ओके। व्हाइट रिवॉल्यूशन, और चूंकि समय न होने की वजह से अभी तक हमारा सिलेबस जो है अधूरा रहा है, नहीं तो अभी तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था, क्योंकि फिर आपको मॉक टेस्ट भी देना है। मॉक टेस्ट में तो वो सेम ही चीज़ आता है, पिछले साल का ही क्वेश्चन बार बार आपको बनाने पड़ेंगे, तो वो बस आपको उससे फैमिलियर कराने के लिए। बाकी आपको जो टेस्ट पेपर इसका तो वैसा होता नहीं है कि पहले से ही कुछ कराया जाए, क्योंकि अगर आपको तो ये पहले से पढ़ना है, बस डायरेक्टली जाके एग्ज़ाम दे देना है। कोई ऐसा सैम्पल पेपर नहीं होता है जो बस ये उसका लेवल दिखा देता है कि हाँ इसी लेवल का आएगा, लेकिन ऐसा नहीं आएगा कि इस बार का जो स्टडी मटेरियल है वो सब डाल कर दिया जाए, ठीक है। तो ये इसका निगेटिव पॉइंट बोल सकते हैं। और अच्छा ये है कि इसमें एग्ज़ाम में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, फिर भी 1-2 मार्क्स से आप सिलेक्शन से पीछे हो सकते हैं। बहुत अच्छे से क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं।
देखिए एपीजे अब्दुल कलाम के लिए यानी कि उस समय जो था 2016 में स्टडी मटेरियल के टॉप पे एपीजे अब्दुल कलाम की बायोग्राफी रही होगी, इसलिए उनके जीवन से इतना सारा क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए ये मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आ रहा है, इसमें लॉजिकल रीजनिंग भी जुड़ा हुआ है, आपको लॉजिक के हिसाब से एग्जाम देना है। HCF LCM % तो हम आ सकते हैं, 10 क्वेश्चन बाकी है। ये भी साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं क्लास 6-7 से। बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है? ठीक है, गॉल ब्लैडर, लीवर से क्या होता है, लीवर से निकलता है और गॉल ब्लैडर में चला जाता है। सील कहाँ से ऑब्टेन होता है? ये क्लास 7 का ही, ये डायरेक्टली क्वेश्चन उठाकर रख दिया गया है, देख रहे हैं, NCERT साइंस का ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये देखिए फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट जो होता है किसके कारण? प्लेटलेट्स के कारण। ये डायरेक्ट क्वेश्चन उठा कर रख दिया गया है, आप अच्छे से पढ़िएगा एटर्नली के बारे में। ये क्लास 8 का क्वेश्चन है कि इसके कारण कौन सा इवेंट होता है। तो यहाँ पे होता है हमारा सैंपल पेपर समाप्त। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन थे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। आपने थोड़ा भी ध्यान लगा के स्टडी किया होगा तो आप जरूर 95+ स्कोर करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं अपने दूसरे स्टडी मटेरियल के साथ। तब तक के लिए आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।